मेरा नाम अनुज है। अनुज मतलब छोटा। भले ही मेरा नाम अनुज था, लेकिन मेरे कंधों पर घर की बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं घर से दूर दिल्ली नौकरी करने निकल पड़ा था, क्योंकि गांव में करने लायक कुछ था ही नहीं। इसलिए मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और मेरी नौकरी एक कॉल सेंटर में लग गई, जो दिल्ली में था। बस अब कुछ दूरी का सफ़र बचा हुआ था। ये पहली बार था जब मैं अपने घर से कहीं दूर जा रहा था, इसलिए मेरे मन में कई सारे सवाल भी उठ रहे थे, जैसे क्या होगा वहाँ जाकर, क्या मैं वहाँ अकेले रह पाऊँगा, और सबसे बड़ा सवाल था मैं कहाँ रहूँगा। हालांकि मैंने घर में झूठ कहा था कि मुझे दिल्ली में रहने के लिए एक पीजी मिल गया है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे अभी तक पीजी मिला ही नहीं था। बस यही सोच कर निकल गया कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिलहाल मैं दिल्ली पहुंच चुका था, दिलवालों की दिल्ली। अब मेरा सबसे पहला काम पीजी ढूंढना था, इसलिए मैंने शुरुआत स्टेशन से की। अंकल, यहाँ आसपास कोई पीजी है क्या? पीजी अभी अभी आया है। हाँ, देखो बेटा, पीजी तो यहाँ बहुत है और लूटने वाले भी बहुत हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? आजकल तो मोबाइल पर पीजी अवेलेबल है या नहीं तुम देख सकते हो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो अंकल ने सही कही थी कि मोबाइल पर पीजी अवेलेबल है या नहीं मैं देख सकता हूँ। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। खैर, जो भी हो, दोपहर के 1 बज रहे थे तो भूख भी लग रही थी, लेकिन उससे पहले एक काम और करना था। घर पर फ़ोन। हेलो माँ, मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा बेटा, तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं माँ, रूम पहुँचकर खा लूँगा। अच्छा माँ, अभी रखता हूँ, बाद में कॉल करूँगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। अब मुझे जल्दी से कुछ खा करके पीजी भी ढूंढना था, क्योंकि ज्वाइनिंग अगले दिन से थी। इसलिए मैंने बिना देरी किए दिल्ली के फेमस छोले कुलचे खाने लगा और दूसरी तरफ मोबाइल पर पीजी ढूंढने लगा। लगभग कुछ समय बिताने के बाद भी मुझे ढंग का, मतलब मेरे बजट का एक भी पीजी नहीं मिल रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शायद मुझे दिल्ली की पहली रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ेगी, कि तभी मुझे एक कम बजट का पीजी मिलता है, और वो अवेलेबल भी था सिर्फ 1000 रुपये में, और 1000 रुपये एडवांस। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत ये नंबर पर कॉल कर दिया। हेलो सर, मेरा नाम अनुज है। आपके वहाँ पीजी अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है। ठीक है सर, मैं अभी स्टेशन पर हूँ। यहाँ से कितना समय लग जाएगा? करीब 1 घंटा। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अच्छा, तुम्हें रास्ता पता है? जी नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बसों के नंबर मैसेज करता हूँ और बता दूंगा कि कहाँ उतरना है। जो भी बस मिले आ जाना, वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठीक है सर। अब जाकर मेरी जान में जान आई थी। चलो, अब स्टेशन पर तो सोना नहीं पड़ेगा। ऑनर का मैसेज मिलते ही मैं बस पकड़ने के लिए मेन रोड पर आ जाता हूँ और कुछ देर बाद मुझे बस मिल जाती है। दिल्ली की बस में सफ़र करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। बस की खिड़कियों से आती सरसराती हवा और थकान की वजह से मुझे नींद आने लगी थी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाल रखा था, और ऐसे करते करते फाइनली मैं उस एड्रेस तक पहुंच जाता हूं जो मुझे ऑनर ने भेजा था। फिर आगे की जर्नी पैदल ही करनी थी। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद मैं उस एरिया में पहुंचा और आसपास के लोगों से पूछते हुए पीजी तक पहुंच गया। पीजी का हुलिया बाहर से एवरेज था। अब मैं बहुत थक चुका था। जल्दी से पीजी की घंटी बजाता हूँ। अनुज? हाँ सर, मैंने ही आपको पीजी के लिए कॉल किया था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम ड्रिंक तो नहीं करते हो ना? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पीजी ओनर मुझसे ऐसा सवाल पूछेगा। मतलब ये कौन पूछता है? जी नहीं सर, मैं नहीं पीता हूँ। ठीक है, आओ अंदर आओ। इसके बाद ओनर मुझे पीजी दिखाने लगा। पीजी अंदर से एकदम जर्जर अवस्था में था। दीवार के प्लास्टर चीख चीख के जवाब दे रहे थे कि बस मुझसे अब और नहीं होता। वहीं फर्श भी टूटी फूटी थी। कोने कोने पर मकड़ी के जाले और गंदगी तो ऐसे सजी हुई थी जैसे खाने के टेबल पर खाना। पीजी पर घुसते ही एक 5 फीट 6 का बेड था जिस पर ऑनर सोता था।
रूम में बेड के अलावा एक फ्रीजर, एक शीशे वाली अलमारी जो बेड के अपोजिट था, और हाँ, एक रेडियो भी था। और मजे की बात तो ये थी कि सब के सब पुराने थे। रूम से सटी हुई एक गली आगे गई थी जो 2 भागों में बटी हुई थी। लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रूम था जहाँ 2 छोटे छोटे बेड लगे हुए थे, जहाँ मैं रहने वाला था, और राइट साइड में एक छोटा सा किचन, और उसी रास्ते से थोड़ा अंदर जाने पर एक बाथरूम था। पीछे की हालत देखकर मुझे समझ तो आ ही गया था कि ये इतना सस्ता क्यों है, इसीलिए शायद यहाँ कोई नहीं रहता था। पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और एक बात, यहाँ सूरज की किरण के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई भी खिड़की नहीं थी। फिलहाल जैसा भी था, अब मैं यही रहने वाला था। अगली सुबह मैं ऑफिस चला जाता हूँ। नई जगह थी, पर मुझे अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और देखते देखते 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में मुझे एक आध बार पीजी में मुझे कुछ अलग भी महसूस हुआ, जैसे मेरे आसपास किसी का होना, फिर कुछ और। फिलहाल पीजी में मेरे अलावा ओनर भी था, जो डरने का सवाल ही नहीं था। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। अनुज। जी भैया। मैं कुछ दिन के लिए रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ। मौसी की बहन की शादी है, जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है भैया। ये कहकर ओनर अपनी मौसी के घर चला जाता है। अब पीजी में मेरे अलावा कोई नहीं था। और एक बात बताऊं, ये पीजी किसी गुफा से कम नहीं था। बाहर से ठीक, लेकिन अंदर से खौफनाक। रात का समय था और मैं बिल्कुल अकेला। मन में कई तरह के ख्याल भी आ रहे थे कि अगर इस गुफा में मेरा कुछ हो गया तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सब सोचते हुए मैं सो जाता हूँ। फिर अचानक जब मेरी आंख खुलती है तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों आत्माएं खड़ी हैं। मैं जोर से बचाओ बचाओ चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मेरी आवाज छीन ली हो। मैं उठकर भागना चाहता था, पर मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर बेजान पड़ चुका था और आत्माएं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं जी जान लगाकर भागना चाहता था कि शायद मेरी जान बच जाए, पर मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। फिर मैं पूरी ताकत लगाकर जोर से चीखता हूं और मेरी नींद टूट जाती है। ये तो सपना था, मतलब मैं सपना देख रहा था। सपना? हाँ, ये मेरा सपना ही था, लेकिन इतना डरावना सपना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो फिर आज क्यों? उस रात मैं सो नहीं सका। सारी रात रूम के चारों तरफ देखते ही रहा कि कहीं कोई भूत तो नहीं है जो मेरा सोने का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह मैं ऑफिस चला गया, लेकिन सपने का असर अभी तक मेरे दिल दिमाग में था। इस बीच मैंने कई बार घर वालों से फ़ोन पर बात भी की, लेकिन उन्हें कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। फिलहाल जैसे तैसे काम करके मैं शाम को रूम में वापस आता हूँ। क्या करूँ? मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन रूम में घुसते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैंने अपने आप को समझाया, अनुज सब ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया और खाना खाकर अपने रूम में नहीं, ऑनर के रूम में सो गया। अगली सुबह मैं ऑफिस चला गया। लेकिन इसके बाद जब मैं ऑफिस से पीजी में आता तो मुझे बेचैनी होने लगती थी, और ये एक दिन की बात नहीं थी, जिसकी वजह से पिछले कुछ रातों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया था। दोपहर का खाना खाकर मैं ऑनर के रूम पर लेट गया था। आंखों में नींद तो थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मैंने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी कि अचानक किसी ने टपली मारा। नहीं, ये वहम तो नहीं था, मुझे सच में किसी ने टपली मारा, पर मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। फिर किसने मारा? ये सोचकर मेरी रूह अंदर से कांप गई थी। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बेड के नीचे देखा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वो समय था जब मुझे अपनी धड़कन की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी।
मैंने अपने चारों ओर देखा, तभी अचानक से मेरी नजर वही अलमारी के शीशे पर जाती है। मैंने उस शीशे में देखा, मेरे सामने एक काला साया बैठी है, बिल्कुल मेरे सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और हाथ पैर तो जैसे ठंडे पड़ने लगे थे। अब मैं समझ चुका था कि इस रूम में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, एक साया। हाँ, एक साया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसी को मदद के लिए आवाज दूं, लेकिन यहाँ मुझे सुनेगा कौन। पीछे के अंदर आते ही जैसे बाहर वालों से रिश्ता ही टूट जाता है। मैं मन ही मन भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, मुझे बस किसी तरह बचा लो, बचा लो भगवान, बचा लो। इसी तरह मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा और वो साया अभी भी मेरे सामने बैठा था। मैं सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना ही होगा। सामने ही दरवाजा है, अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा तो शायद बच जाऊंगा, वरना ये साया मेरी जान ले लेगा। ये सोचते ही दरवाजे की तरफ भागता हूँ, तभी वो साया मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब तक मैं उस साया को सिर्फ शीशे में ही देख पा रहा था, लेकिन अब मैं उसे खुली आंखों से देख सकता था। मैंने धीरे धीरे अपने कदम को बेड की ओर बढ़ाया और फिर बेड पर बैठ गया। अब मैं समझ गया था कि ये मुझे नहीं जाने देगा। कुछ घंटे बीत चुके थे और मैं अभी भी उस साये की निगरानी में था। अब वो धीरे धीरे मुझ पर हावी होने लगा था। मेरा शरीर, मेरे पैर जैसे बेजान हो रहे थे कि तभी अचानक मेरे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। मैंने देखा, माँ फ़ोन कर रही है और मेरे मुंह से निकलता है, माँ। अरे वो साया। शायद मेरी माँ की वजह से आज मैं बच गया था। सच में, माँ का साया जिसके ऊपर हो, उसका कोई दूसरा साया क्या बिगाड़ सकता है।